नमस्कार साथियों, क्लास 10th एनसीईआरटी की कक्षा में आपका स्वागत है। इस कक्षा में हम साइंस एनसीईआरटी क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, आज इसका बहुत ही सरल शब्दों में सारांश समझेंगे और परीक्षा दृष्टि से जो जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको हम कवर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो क्लास 10th का एनसीईआरटी है किसके किसके लिए महत्वपूर्ण है। तो जो क्लास 10th का साइंस एनसीईआरटी है, आप लोग को ध्यान रखना है कि जो पीआरटी के अभ्यर्थी हैं बीपीएससी ट्री के, उनको जो है साइंस का कवर करना है क्लास 10th एनसीईआरटी तक। दूसरा है 6 to 8 जो मैथ साइंस ग्रुप वाले हैं, तो जो 6 to 8 मैथ साइंस ग्रुप वाले हैं उनको भी क्लास 10th तक एनसीईआरटी कवर करनी है। और साथ में मैं आपको ये बता दूं कि जो 6 से 8 ग्रुप वाले हैं वो केवल 10th तक ही एनसीईआरटी पे फोकस करें, 11th-12th एनसीईआरटी पे फोकस ना करें। इसके अलावा जो 9th-10th के जो साइंस वाले ग्रुप हैं, 9th-10th जो साइंस ग्रुप वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी ये कक्षाएँ महत्वपूर्ण हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को क्लियरिटी हो गई होगी। पीआरटी के लिए कक्षाएं महत्वपूर्ण हैं क्लास 10th एनसीईआरटी, और 6 से 8 मैथ साइंस के लिए महत्वपूर्ण है, और साथ में 9 से 10 के लिए महत्वपूर्ण है। तो आगे बढ़ते हैं। पहला चैप्टर हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो पहले चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे जो है आपको रासायनिक अभिक्रिया के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। लेकिन वहाँ पर पहुँचने से पहले हमें एक चीज़ को यहाँ पे ध्यान रखना है, वह क्या है कि 2 प्रकार के जो है परिवर्तन पाए जाते हैं संसार में, जो चेंजेस होते हैं जिनको हम परिवर्तन बोलते हैं। तो एक तो रासायनिक परिवर्तन हो गया जिसके बारे में आज हम कक्षा में अध्ययन करेंगे। रासायनिक परिवर्तन जिसको हम केमिकल चेंज बोलते हैं, और दूसरा है भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज। और तो इस प्रकार से जो चेंज है, परिवर्तन, हम 2 तरीके से अध्ययन करते हैं। पहला रासायनिक परिवर्तन जिसको हम केमिकल चेंज कहते हैं, और दूसरा है भौतिक परिवर्तन जिसको हम फिजिकल चेंज कहते हैं। अगर हम उदाहरण देखें रासायनिक परिवर्तनों के, तो जो लोहे में जंग लगना होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। और फिर बात किया जाए, जैसे सेब को काट के रख देते हैं तो उसका कलर बदल जाता है, तो वह भी जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसके अलावा कई सारे उदाहरण हैं जो हम आज की क्लास में देखेंगे। भौतिक परिवर्तन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भौतिक जो परिवर्तन होता है, इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो पदार्थ की प्रकृति होती है वो कभी नहीं बदलती है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की प्रकृति नहीं बदलती है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ की प्रकृति बदल जाती है। और अगर हम बात करें उदाहरण की, तो जो बर्फ़ का पिघलना होता है तो ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। और साथ में जो ऊर्ध्वापातन होता है जिसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं, यह भी जो हमारा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो ऊर्ध्वापातन उदाहरण आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर पे आते हैं, और यहाँ पे आपको जो है एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण दिया गया है, मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड को वॉच ग्लास में इकट्ठा करना। तो यहाँ पे जो है मैग्नीशियम को जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया गया, और फिर यहाँ पे जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला हमको। तो ये जो रिएक्शन है 2Mg + O2 जो हमको 2MgO देता है। और आपको बैलेंस करने के लिए एग्ज़ाम में नहीं आएगा, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। कुल मिला के कॉन्सेप्ट को समझना है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के साथ में जो है मैग्नीशियम जो रिबन है यहाँ पे उसका वायु में दहन हो जाता है, और फिर जो है दहन का मतलब होता है उसको जो है जला दिया जाता है। तो जलने से जो है ऑक्सीजन जो हवा में होती है उससे रिएक्शन होता है, फिर इसका निर्माण होता है MgO का, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो यह जो उदाहरण है ये जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। आगे आते हैं, और यहाँ पे बताया गया है कि चमकदार श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो मैग्नीशियम रिबन को जो जलाते हैं तो वो कैसे जलती है, तो श्वेत लौ के साथ में सफ़ेद लौ होता है। तो ये आपको ध्यान रखना, चमकदार सफ़ेद या श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और फिर जो है जो श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है, तो जो श्वेत चूर्ण क्या होता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, Mg + O2, और ये क्या बनता है, MgO बनता है। और ये MgO जो होता है ये श्वेत चूर्ण होता है। तो MgO का आपको कलर ध्यान रखना है, ये श्वेत चूर्ण होता है, वाइट पाउडर होता है। और ये कैसे जो है ये जलता है ऑक्सीजन के साथ में, तो चमकदार श्वेत लौ के साथ में। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे अगर बात किया जाए तो एक जो है केमिकल चेंज का उदाहरण और भी दिया गया है कि दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस का निर्माण। तो यह जो रिएक्शन होता है, जिंक को जब हम
सल्फ्यूरिक अम्ल पे, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है Zn + H2SO4। जिंक जो है जस्ता हो गया और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 हो गया। इससे जब रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। कैसे होता है, तो जिंक जो है सल्फेट के साथ में कंबाइन हो जाता है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विस्थापन अभिक्रिया हो रही है, जिसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे, और H2 अलग हो जाता है। तो जो हाइड्रोजन गैस है ये यहाँ पे निकलती है। तो आपको एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि रासायनिक परिवर्तन हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे क्या निकला है, गैस निकला है। अब आते हैं, हम देखते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया जब होती है, जब एक केमिकल प्रोसेस होता है तो जो है क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो पहला चीज़ है अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, यानी कोई चीज़ सॉलिड थी वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है, या कोई चीज़ लिक्विड थी तो वह गैस में कन्वर्ट हो सकती है। फिर रंग में परिवर्तन, कलर बदल सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। गैस का निकास अथवा उत्सर्जन, तो गैस का निकास अथवा उत्सर्जन भी जो है, जैसे यहाँ पे H2 गैस निकली है, हाइड्रोजन गैस निकली है, तो यह जो है एक संकेत है कि जो है रासायनिक अभिक्रिया हुई है। साथ में तापमान में भी परिवर्तन आ सकता है। तो ये चीज़ आपको, 4 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए। किन किन चीज़ों से हम पता लगा सकते हैं, तो पहला है अवस्था में परिवर्तन, दूसरा है रंग में परिवर्तन, तीसरा है गैस का निकास अथवा उत्सर्जन, और चौथा है तापमान में परिवर्तन। आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे जो है रासायनिक समीकरण के बारे में बताया गया है, और वही जो हमने ऊपर फार्मूला समझा था तो उसी के बारे में बताया गया है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे बैलेंसिंग के लिए दिया हुआ था, तो बैलेंस करने के लिए आपको नहीं आएगा, संतुलित करने के लिए केमिकल रिएक्शंस एग्जाम में नहीं आएंगे। और फिर यहाँ पे जो है एग्जाम्पल, यहाँ पे जो है 1-2 रिएक्शंस जो महत्वपूर्ण परीक्षा दृष्टि से, आइए देख लेते हैं। तो पहला दिया हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO को क्या बोलते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में आप जान लीजिए, जहरीली गैस है, और ये जो गैस है जहरीली गैस है, और ये जो है ब्लड में, हमारे जो ब्लड में मिल के जो है ये प्रॉब्लम कर सकती है, और ये जानलेवा होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऑक्सीजन का जो फ्लो है ब्लड में वो रोक देती है, तो इसलिए जहरीली गैस है ये। और यहाँ पे जो है कार्बन मोनोऑक्साइड का जब हाइड्रोजन के साथ में, जो हाइड्रोजन गैस के साथ में रिएक्शन होता है, और ये 340 ATM पे, ATM यहाँ पे प्रेशर को, दाब को दिखा रहा है, तो यहाँ पे जो है, और किसका निर्माण होता है, तो मिथाइल अल्कोहल का। तो परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का जो हम मिथाइल अल्कोहल कैसे प्राप्त करते हैं। तो आपको ध्यान रखना कि कार्बन मोनोऑक्साइड का हाइड्रोजन गैस के साथ में रिएक्शन होता है 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तब जाके हमको CH3OH, जिसको हम मिथाइल अल्कोहल बोलते हैं, हमें प्राप्त होता है। फिर है 6CO2 + 12H2O, और ये सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल। और आप समझ गए होंगे कि कौन सी ये जो है कौन सी अभिक्रिया है ये, तो ये है फोटोसिंथेसिस अभिक्रिया, जिसको हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। तो ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है, और प्रकाश संश्लेषण भी रासायनिक प्रक्रिया है, तो ये भी आपको समझना है। अगर प्रश्न आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो रासायनिक प्रक्रिया होती है, और इस प्रक्रिया में 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। वो कौन कौन सी हैं, जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, पहला कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है, दूसरा जल की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको ध्यान रखना है कि पूछा गया परीक्षा में प्रश्न कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या आवश्यक होता है, तो CO2 आवश्यक होता है, जल आवश्यक होता है, सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है, क्लोरोफिल आवश्यक होता है, लेकिन ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आपको जो है जहन में रहना चाहिए कि जो है जब भी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होगी, यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जब पौधे कर रहे होंगे, तो उस समय उनको ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जबकि ऑक्सीजन गैस इस प्रक्रिया में निकलता है। जो रिएक्शन होता है उसके परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन गैस यहाँ पे निकलता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए 4 चीज़ें जरूरी हैं। पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा जल, तीसरा सूर्य का प्रकाश, सनलाइट, और चौथा क्लोरोफिल। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 6CO2 + 12H2O, ये दोनों जो है कंबाइन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ में कंबाइन करता है, और साथ में सूर्य के प्रकाश की जो है उपस्थिति में, और साथ में क्लोरोफिल पिगमेंट के साथ में, और ये क्या बनाता है, तो C6H12O6, जिसको हम ग्लूकोज बोलते हैं। तो ग्लूकोज का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, C6H12O6। साथ में जो है 6O2 ऑक्सीजन गैस का यहाँ पे उत्सर्जन होता है, फिर 6H2O, तो ये जल हो गया। तो आपको 2 चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि कार्बन डाइऑक्साइड का ये जो रिएक्शन हुआ है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, मैं यहाँ पे अलग से लिख दे रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिड्यूस्ड हो जाता है, और जो जल होता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइज हो गया।
तो आगे अभी हम समझेंगे कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो यहाँ पे आपको समझना कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिड्यूस हो गया है और H2O जल क्या है, ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। ये भी प्रश्न पूछा गया है। अब आगे बढ़ते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। और यहाँ पे जो है पहला जो हम अभिक्रिया पर पढ़ेंगे यहाँ पे, तो जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, तो हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। और यहाँ पे हम कुछ अभिक्रियाओं के बारे में समझेंगे जिससे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो जो पहला अभिक्रिया यहाँ पे दिया गया है उसका नाम है संयोजन अभिक्रिया, और संयोजन अभिक्रिया को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। संयोजन अभिक्रिया को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक जो होते हैं प्रोडक्ट होते हैं, और आपको जो है यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया की डिफिनीशन दी गई है जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया किसको बोलते हैं। तो यहाँ पे जो आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं इनको अभिकारक बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। और इधर जो है ये जो प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है उत्पाद, तो जो राइट हैंड साइड में है ये उत्पाद बोलते हैं, और जो लेफ़्ट साइड में है इनको हम अभिकारक बोलते हैं। तो जब दो अभिकारक आपस में जो है जुड़ते हैं, संयोजन करते हैं और फिर नया उत्पाद बनाते हैं, तो ऐसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। यहाँ पे दिया गया है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे फिर से हम डेफिनेशन देख लेते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर उत्पाद का, एकल उत्पाद का, सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आइए उदाहरणों को समझते हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं। तो जो पहला उदाहरण आपका दिया गया है बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा भी गया था। तो कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड को हम CaO बोलते हैं और CO को हम क्विकलाइम बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये भी नाम आपको ध्यान रखना है, क्विकलाइम। और CO को बिना बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं हिंदी में। और साथ में जल के साथ में रिएक्शन करता है और रिएक्शन के साथ जो है क्या निर्माण होता है, तो बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसको जो है स्लैग्ड लाइम बोलते हैं इंग्लिश में, स्लैग्ड लाइम या लाइम वाटर। तो दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं कि स्लैग्ड लाइम या लाइम वाटर किसका नाम होता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। और इसको हिंदी में बुझा हुआ चूना बोलते हैं। और साथ में ऊष्मा का जो है ऊष्मा भी निकलती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपको ये रिएक्शन क्लियर हो गया होगा। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उदाहरण है। कॉम्बिनेशन का मतलब है संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड जो है जल के साथ में अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, तो इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। आगे देखते हैं, यहाँ पे जो बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे दिया गया है कि ऊपर की अभिक्रिया में निर्मित बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग, बुझा हुआ चूना मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। तो आप सभी जानते हैं घर में चूना से जब हम चूना पत्थर को हम पानी में मिलाते हैं, फिर जो पेस्ट बनाते हैं, फिर उसका जो पुताई के लिए इस्तेमाल होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत चढ़ा देता है और सफ़ेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। इससे दीवारों पर चमक आ जाती है। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य दिया है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी कैल्शियम कार्बोनेट है। तो मार्बल का अगर पूछे जो है फार्मूला क्या है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो मार्बल का भी फार्मूला कैल्शियम कार्बोनेट है। तो आपको यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। और साथ में अगर इस रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में जो वायु में होती है उससे रिएक्शन कर लेता है और क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, साथ में जो है जल। और एक चीज़ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है उसको हम लाइम वाटर बोलते हैं, लाइम वाटर बोलते हैं। पीछे हमने देखा था इसको स्लैग्ड लाइम भी बोलते हैं। और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, आपको यह भी प्रश्न पूछा गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को या लाइम वाटर को, LW मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो लाइम वाटर को जो है या बुझे हुए चूने को दूधिया कर देती है। दूधिया मतलब मिल्की कर देती है। जब इससे रिएक्शन करती है तो इसको दूधिया या मिल्की कर देती है। तो इसलिए जो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है वह जो है दूधिया होता है, मिल्की कलर का होता है या क्लाउडी कलर का होता है, जैसे बादल होते हैं उस कलर का हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आइए संयोजन अभिक्रिया के कुछ और उदाहरण देख लेते हैं।
और ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि कोयले का दहन, जैसे यहाँ पे दिया गया है कि कोयले का दहन जो है कौन सी प्रकार की अभिक्रिया है, तो कोयले का दहन संयोजन अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। कोयले के दहन में क्या होता है, तो कार्बन जो है, जो कि कोयला होता है, तो कार्बन जो है ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है। जब कोयले को जलाते हैं तो जो ऑक्सीजन उपस्थित होता है वायु में, वो जो है कार्बन के साथ में रिएक्शन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला उदाहरण है कि H2 तथा O2 से जल का निर्माण। तो जल का निर्माण का जो फार्मूला होता है 2H2 + O2 2H2O, ये भी जो है उदाहरण है हमारा संयोजन अभिक्रिया का। तो हमने जो है उदाहरण भी देख लिया है और साथ में एक बार हम फिर से जो है इसका रिपीट कर देते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर महत्वपूर्ण है कि जब ऊष्मा उत्पन्न होती है, जैसे हमने ऊपर रिएक्शन देखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, जो ये रिएक्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, तो यहाँ पे जो रिएक्शन हुआ हमने पीछे जो देखा है, और रिएक्शन कौन सा है यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। तो कैल्शियम ऑक्साइड का जब हम H2O से जल से रिएक्शन कराते हैं जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, इसके साथ में जो है ज़बरदस्त ऊष्मा निकलती है। अगर आपने घर पे देखा होगा चूना पत्थर में जब हम जल में मिलाते हैं तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बुलबुला लेने लगता है और पानी का जो टेम्परेचर होता है वो गर्म हो जाता है। तो ये किस लिए हो जाता है, क्योंकि अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। जो रिएक्शन होता है केमिकल रिएक्शन होता है, उसके वजह से जो है अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है और इससे जो है अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाता है। और अगर आप छूइएगा तो आपका हाथ भी जल सकता है, इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है जब चूना पत्थर में हम जल मिलाते हैं पुताई करने से पहले। इसलिए उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाता है कि ठंडा हो जाए, उसके बाद उसको इस्तेमाल किया जाता है। फिर जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ उत्पन्न ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। मैं यहाँ पे जो है फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि जिन अभिक्रियाओं के उत्पाद के निर्माण में साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है ऐसे रिएक्शंस जिसमें या ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती हो। तो यहाँ पे जो है जो हमने पीछे एक उदाहरण देखा है चूना पत्थर का जल के साथ में रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया, तो ये जो है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। ये आपको ध्यान रखना है। अब आइए अन्य महत्वपूर्ण जो है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया का जो है उदाहरण देखते हैं। पहला है प्राकृतिक गैस का दहन। तो जो नेचुरल गैस होता है जिसको मीथेन बोलते हैं, तो CH4 मीथेन को बोलते हैं। ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके जब इसको जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O का निर्माण होता है। साथ में जो है ऊर्जा का भी निर्माण होता है। तो ये जो ऊर्जा निकलती है इस वजह से हम इसको ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो जो प्राकृतिक गैस का दहन होता है ये ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। और फिर बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा भी गया है कि जो है श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आपको याद कर लेना है, रट लेना है कि श्वसन जो होता है जिसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं, तो जो रेस्पिरेशन होता है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। याद कर लीजिए कि श्वसन जिसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं वो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। फिर यहाँ पे जो है रिएक्शन दिया गया है और ये जो रिएक्शन दिया गया है श्वसन का रिएक्शन दिया गया है C6H12O6 + 6O2 और ये क्या बनाता है 6CO2 + 6H2O प्लस ऊर्जा निकलती है यहाँ पे। तो ये जो है श्वसन का एरोबिक श्वसन का उदाहरण है। यहाँ पे एरोबिक श्वसन का एरोबिक रेस्पिरेशन का यहाँ पे जो है एग्जाम्पल दिया गया है C6H12O6 + 6O2। ये हमको क्या देता है कार्बन डाइऑक्साइड जल और साथ में जो है ऊर्जा निकलती है या ऊष्मा निकलती है। तो इसलिए जो यह श्वसन का उदाहरण दिया गया है ये भी हमारा कैसा उदाहरण है ऊष्माक्षेपी है, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये आपको याद करना है, परीक्षा में पूछा गया है। फिर अगला है कि शाक सब्जियों वनस्पति द्रव्य का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो डिकम्पोजिशन होता है वेजिटेबल मैटर का कंपोस्ट में या खाद बनता है वो प्रक्रिया क्या होती है ऊष्माक्षेपी होती है, एक्सोथर्मिक होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो अभिक्रिया हमको पढ़ना हुआ है वियोजन या अपघटन, जिसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो वियोजन जो है संयोजन का उल्टा है, अपोजिट है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और वियोजन में क्या होता है कि अभिक्रिया में जो है एकल अभिकर्मक होता है, जो एकल अभिकर्मक होता है वो टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, इसी को हम वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और साथ में संयोजन का उल्टा है।
तो आपको समझ में आ गया होगा, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं और इंग्लिश में इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। और अगर बात किया जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं, जो वियोजन अभिक्रिया होती हैं, ये क्या होती हैं, इंडोथर्मिक होती हैं। इंडोथर्मिक होती हैं, याद कर लीजिए, इंडोथर्मिक होती हैं। और साथ में जो है अगर हिंदी में बात किया जाए तो इसको ऊष्माशोषी बोलते हैं। यानी जो वियोजन अभिक्रिया होती है वो ऊष्माशोषी होती है। ऊष्माशोषी का मतलब होता है ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा शोषित होता है, यानी ऊष्मा दिया जाता है उसको। यहाँ पे ऊष्मा निकलेगा नहीं, ऊष्मा को दिया जाएगा ताकि उसका जो है विघटन हो जाए या अपघटन हो जाए। तो इसको इंग्लिश में इंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस इंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं या वियोजन अभिक्रिया ऊष्माशोषी होती हैं। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे उदाहरण जो दिया है FeSO4 का, फेरस सल्फेट का। FeSO4 पे जब हम ऊष्मा देते हैं यानी इसको गर्म करते हैं तो ये किस में टूट जाता है, फेरिक ऑक्साइड में, Fe2O3 और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड। और अगर हम बात करें यहाँ पे जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है हमारे लिए महत्वपूर्ण परीक्षा दृष्टि से, सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में आपको दो चीज़ ध्यान रखना है कि ये रंगहीन गैस है, रंगहीन गैस है, रंगहीन गैस है। और साथ में दूसरी बात किया जाए तो जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है, जो इसका गंध होता है वो सड़े हुए अंडे की तरह होता है। तो सड़े अंडे की तरह इसका गंध होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला रिएक्शन है, बहुत महत्वपूर्ण है, कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर जिसको बोलते हैं। ये जो है कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। तो यह भी जो है ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया का अन्य उदाहरण दिया गया है। और यहाँ पे ऊष्मा दिया जाता है तो और इसी को जो है ऊष्माशोषी, ये भी जो है ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण है, इंडोथर्मिक रिएक्शन का उदाहरण है। और कैल्शियम कार्बोनेट जिसको चूना पत्थर बोलते हैं, इसको ऊष्मा देने पर ये कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगला उदाहरण जो दिया गया है लीड नाइट्रेट का, तो लेड नाइट्रेट जो होता है जिसको PbNO3 ट्वाइस बोलते हैं, इसको जब हम गर्म करते हैं, हीट देते हैं, तापन देते हैं, तो ये जो है लेड ऑक्साइड में और साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और साथ में ऑक्सीजन में अलग होता है। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं कि एकल प्रोडक्ट है, एकल जो है अभिकारक है, वो जो है एक से अधिक जो है उत्पादों में टूट रहा है। तो ये अभिक्रिया भी हमारी जो है अपघटन अभिक्रिया हो जाएगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगी। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस होती है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, ये ब्राउन फ्यूम होता है, जो निकलती है तो ब्राउन फ्यूम के साथ में निकलती है। इसका जो धुआं होता है वो ब्राउन कलर का होता है। इससे हम पता लगाते हैं कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। फिर बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण दिया गया है और यहाँ पे जो है दिया गया है कि जो वियोजन अभिक्रिया होती है, हमने सबसे पहले ही बात कर लिया था, वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया बोलते हैं, यानी कि इंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। तो आपको एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शंस क्लियर हो गए होंगे। तो जो एक्सोथर्मिक होते हैं जिनको ऊष्माक्षेपी बोलते हैं, तो उसमें जो है अभिक्रिया के दौरान जो है ऊष्मा निकलती है भारी मात्रा में ऐसे, और श्वसन जो है रेस्पिरेशन हमारा ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक रिएक्शन का उदाहरण है। और साथ में अगर बात किया जाए तो जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, अपघटन रिएक्शन है या वियोजन अभिक्रियाएं हैं, ये सभी हमारी इंडोथर्मिक है या ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। फिर अगली अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया, बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि जो अभिक्रिया होती है तो इसमें एक जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है वो दूसरे जो है कम रिएक्टिव मेटल को जो है सॉल्यूशन से हटा देता है, विस्थापित कर देता है। इस वजह से जो है यहाँ पे जो इस प्रक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बोलते हैं। जैसे उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी हुई लोहे की कीलें। तो जो कॉपर सल्फेट होता है उसका रिएक्शन हम करते हैं और Fe के साथ में, तो यहाँ पे क्या बनता है FeSO4 और Cu अलग हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो Fe है, आयरन है, वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है और ये कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण FeSO4 के साथ में कंबाइन कर देता है और कॉपर को हटा देता है, तो कॉपर अलग हो जाता है। तो ऐसे जो रिएक्शंस होते हैं उनको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बोलते हैं या फिर जो है विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे आपको जो विस्थापन अभिक्रिया को समझने के लिए सक्रियता श्रेणी को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, जिसको हम रिएक्टिविटी सीरीज़ बोलते हैं। ये आगे के चैप्टर से मैंने लिया है समझाने के लिए आपको। तो जो रिएक्टिविटी सीरीज़ होती है सक्रियता श्रेणी बोलते हैं। तो सक्रियता श्रेणी क्या होता है समझते हैं। सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। विस्थापन के प्रयोगों के बाद निम्नलिखित श्रेणी को विकसित किया गया जिसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। तो विस्थापन अभिक्रिया से ही इसको लिया गया है। तो ध्यान रखिए, सबसे ज़्यादा जो अभिक्रियाशील होता है, पूछा गया है प्रश्न, तो पोटेशियम होता है, उससे कम सोडियम होता है जिसको Na बोलते हैं, और उससे कम कैल्शियम होता है, उससे कम मैग्नीशियम होता है, उससे कम एल्युमिनियम होता है, उससे कम जिंक होता है, उससे कम आयरन होता है। यहाँ पे याद रखने वाली बात, पहला चीज़ की जो पोटेशियम और सोडियम होते हैं, आपने पढ़ा होगा कि पोटेशियम और सोडियम कैसे होते हैं। तो इनको हम चाकू से भी काट सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं। इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, इतने ज़्यादा मुलायम होते हैं कि चाकू से भी काट सकते हैं। और साथ में पोटेशियम या सोडियम जो है हवा के साथ में या ऑक्सीजन के साथ में ज़बरदस्त तरीके से अभिक्रियाशील होते हैं। तो इसलिए हम सोडियम को जो है किस में रखते हैं, मिट्टी के तेल में रखते हैं। तो इसलिए सोडियम को मिट्टी के तेल में रखते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे जो ध्यान रखना है कि जिंक जो है अभिक्रिया, जो यहाँ पे अभिक्रिया सीरीज़ दी गई है, रिएक्टिविटी सीरीज़ दी गई है, जिंक आयरन से ज़्यादा जो है, ये आपको ध्यान रखना है कि जिंक जो है आयरन से ज़्यादा है। तो अगर हमारे पास मान लीजिए FeSO4 प्लस जिंक का ऐसा रिएक्शन होगा तो जिंक हटा देगा आयरन को। तो ये आपको ध्यान रखना है, जिंक सल्फेट बन जाएगा और Fe अलग हो जाएगा। तो आपको यह रिएक्शन समझ में आ गया होगा। और इसके अलावा अगर बात किया जाए तो यहाँ पे गोल्ड सबसे नीचे है, गोल्ड के ऊपर सिल्वर है। और साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है, जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, हाइड्रोजन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। और दो चीज़ें ध्यान रखनी है, जिंक जो है आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है। और ऊपर का जो है पोटेशियम और सोडियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे रिएक्शन दिया गया है Fe प्लस CuSO4, FeSO4 प्लस Cu। और ऐसे ही जो है अगर जिंक सल्फेट के साथ में, जिंक को जो है कॉपर सल्फेट के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो इस केस में भी जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा देगा और जिंक सल्फेट का सलूशन बना लेगा। ऐसे ही जो है Pb जो है, लेड को हम जब कॉपर क्लोराइड के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो जो है Cu को, जो लेड होता है वो Cu से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो Cu को हटा देगा सोल्यूशन से और PbCl2 लेड क्लोराइड का निर्माण कर लेगा। तो ये जो है, ये भी रिएक्शन जो है विस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण हैं। तो जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील हैं, तो इसलिए कॉपर को जो है उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। तो हमने रिएक्टिविटी सीरीज में भी देखा है कि जो जिंक और लेड होते हैं कॉपर की अपेक्षा ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। फिर से देख लेते हैं, तो जो जिंक और लेड होते हैं, जिंक है लेड है वो, और कॉपर देखिए यहाँ पे है, तो जिंक और लेड जो है कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील हैं। आगे बढ़ते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। और इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं इंग्लिश में द्विविस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन में एक ही साइड से जो है आपका विस्थापन अभिक्रिया होता है, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में या द्विविस्थापन में जो है, जो दोनों अभिकारक होते हैं वो आपस में जो है दो तरफा यहाँ पे विस्थापन होता है। इस वजह से इस रिएक्शन को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आइए समझते हैं। और इसमें जो है आपको ध्यान रखना है कि ऐसी अभिक्रिया में जो द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में श्वेत रंग का पदार्थ का निर्माण होता है जो कि जल में अविलय होता है, जिसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं, PPT शॉर्ट में बोलते हैं। और इस अविलय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं, अवक्षेप यानी प्रेसिपिटेट कहते हैं। और जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होते हैं उसे अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया होते हैं, उनको हम जो है अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है श्वेत रंग का पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलय होता है और जिसको हम अवक्षेप कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। और जिस भी अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। रिएक्शन से समझते हैं। तो यहाँ पे Na2SO4 है, सोडियम सल्फेट है, BaCl2 है, बेरियम क्लोराइड है। तो यहाँ पे जो Na2 है ये Cl2 के साथ में कंबाइन कर जाएगा और Ba जो है SO4 के साथ में कंबाइन कर जाएगा। तो BaSO4 अलग हो जाएगा और NaCl अलग हो जाएगा। और जो BaSO4 होता है ये प्रेसिपिटेट का काम करता है, अवक्षेप का काम करता है। तो इसलिए यह जो रिएक्शन है ये जो है अवक्षेपण अभिक्रिया है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो है उदाहरण दिया है ऐसी अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि बैरियम जो होता है उस पर 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं, सल्फर
जो सल्फेट होता है उसमें 2 माइनस चार्ज होते हैं, तो 2 प्लस और 2 माइनस कंबाइन हो जाते हैं तो BSO4 बना लेते हैं। ऐसे ही जो है Na में 1 प्लस चार्ज होता है लेकिन Na2 है यानी 2 है तो 2 गुणे 1 2 हो गया, और Cl2 में जो है -1 होता है तो 2 गुणे -1 तो -2 और +2, तो ये भी जो है NaCl बराबर हो जाते हैं। तो इसमें जो है अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान हो जाता है, तो इसलिए इन्हें जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, उपचयन और अपचयन। तो उपचयन और अपचयन देखते हैं। तो उपचयन को इंग्लिश में ऑक्सीडेशन बोलते हैं और अपचयन को रिडक्शन बोलते हैं। तो जब भी किसी अभिक्रिया में जो है किसी अभिकारक के साथ में जो है ऑक्सीजन ऐड होगा, ऑक्सीजन योग हो जाएगा, ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, तो ऐसी अभिक्रिया को हम उपचयन बोलते हैं या ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ऐसी अभिक्रिया में जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता हो, ऑक्सीजन जब भी जुड़ेगा जिस भी अभिक्रिया में, वह ऑक्सीडेशन या उपचयन अभिक्रिया हो जाएगी। जैसे यहाँ पे कॉपर है, कॉपर के साथ में क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन जुड़ा है, O2 जुड़ा है, तो इस वजह से जो ये कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे बन गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो अभिक्रिया है किसका उदाहरण है, ऑक्सीडेशन या उपचयन का, और इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है। अगले उदाहरण में हम देखेंगे, और अगला उदाहरण देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड है और H2 हो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ऑक्सीजन कम हो गया है, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन कम हो गया है, यहाँ पे कॉपर बना है, यहाँ पे H2O बना है। तो इस अभिक्रिया में क्या हुआ है, तो इस अभिक्रिया में जो है कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ है। कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे देखिए कॉपर में रिड्यूस हो गया, CuO जो है ये Cu में रिड्यूस हो गया है, तो इसको हम रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं या अपचयन बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब यहाँ कार्बन यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो इसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे या अपचयन बोलेंगे या उपचयन बोलेंगे। तो उपचयन या ऑक्सीडेशन बोलेंगे जहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हुआ है, और जब ऑक्सीजन निकल जाएगा, जब ऑक्सीजन माइनस हो जाएगा, ऑक्सीजन घट जाएगा, तो ऐसी अभिक्रिया को हम अपचयन बोलेंगे या फिर अपचयन या रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। दिया भी है, अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं उसका उपचयन हुआ है, यानी वो ऑक्सीडाइज हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी ऑक्सीडाइज हुआ है जब पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, और जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होगा यानी ऑक्सीजन निकल जाएगा तो बोलेंगे उसका अपचयन होगा, यानी वो रिड्यूस हुआ है। तो जब हमने फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन देखा था तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ था, वो रिड्यूस हुआ था। रिड्यूस हुआ था मतलब उसका अपचयन हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन हुआ था, और जल का H2O का क्या हुआ था, मतलब उपचयन हुआ था, ऑक्सीडेशन हुआ था, ऑक्सीडाइज हुआ था, तो ये उपचयन हो गया था H2O का। तो ये आपको ध्यान रखना है परीक्षा दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे जो है उपचयन अपचयन एक साथ भी होता है, तो यहाँ पे जो है रिएक्शन भी दिखाया गया है। जब किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, यानी एक ऑक्सीडाइज हो रहा है दूसरा रिड्यूस हो रहा है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं, उपचयन अपचयन या रेडॉक्स रिएक्शन। और रेडॉक्स क्यों बोलते हैं, तो यहाँ पे रेडॉक्स इसलिए बोलते हैं कि रेड फॉर रिडक्शन, ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन। तो इंग्लिश टर्म में तो रेडॉक्स को जो है आपस में मिला दिया गया, रेड और ऑक्स को, तो ये रेडॉक्स बोलते हैं या उपचयन अपचयन बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित होता है तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, यानी एक ऑक्सीडाइज हो रहा होगा और दूसरा रिड्यूस हो रहा होगा। अब रिएक्शन देखते हैं, समझते हैं कैसे होता है। तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, इसमें ऑक्सीजन था, यहाँ पे ऑक्सीजन घट गया, तो यानी इसका अपचयन हो रहा है, यानी ये रिड्यूस हो रहा है, यानी इसका रिडक्शन हो रहा है। कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ, और हाइड्रोजन में जो है H2 में जो है ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो इसलिए इसका उपचयन होगा, यानी इसका ऑक्सीडेशन होगा। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें कॉपर ऑक्साइड का जो है रिडक्शन हो रहा है, अपचयन हो रहा है, और H2 का जो है उपचयन हो रहा है। तो इस प्रकार से जो है रेडॉक्स रिएक्शन या उपचयन अपचयन का उदाहरण है। फिर अन्य उदाहरण भी दिए गए हैं, ZnO+C जो जिंक ऑक्साइड होता है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन निकल गया है, तो इसका जो है रिडक्शन हो गया है, और साथ में कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो इसका जो है ऑक्सीडेशन हो गया है। फिर आगे बढ़ते हैं, संक्षारण के बारे में दिया है। संक्षारण को जो है कोरोजन बोलते हैं इंग्लिश में, कोरोजन, और सिंपल में आप रस्टिंग समझिए, जो जंग लगना होता है आयरन में। और रस्टिंग के लिए, जंग लगने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता है, ऑक्सीजन और मॉइस्चर की। तो ऑक्सीजन, हवा में ऑक्सीजन होना चाहिए और नमी होनी चाहिए, दो कंडीशंस होनी चाहिए, तभी रस्टिंग की प्रक्रिया होती है। और यहाँ पे संक्षारण किसको बोलते हैं, करोजन किसको बोलते हैं, तो जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है, और इस प्रक्रिया को संक्षारण बोलते हैं।
उदाहरण क्या है कि चांदी के ऊपर काली परत, तो जो चांदी के ऊपर काली परत बनती है Ag2S, तो यह जो चांदी के ऊपर काली परत बनती है ये संक्षारण का उदाहरण है। और इसके अलावा जो तांबे के ऊपर हरी परत, तो जो तांबा होता है, अगर बात की जाए तांबा होता है तो तांबे के ऊपर CuCO3 हरी परत होती है कॉपर कार्बोनेट की, तो इसके जैसे हरी परत चढ़ जाती है, संक्षारण के उदाहरण है। तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर अगला, और संक्षारण के कारण, तो संक्षारण यानी रस्टिंग अगर आयरन के केस में समझे तो कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज, धातु विशेषकर लोहे से बनी वस्तुओं की बहुत क्षति होती है क्योंकि जंग लग जाता है। लोहे का संक्षारण एक गंभीर समस्या है। क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने में हर वर्ष अधिक पैसा लगता है, ये सब आप जानते ही हैं। आगे बढ़ते हैं। विकृत गंधिता, जिसको हम रेंसिडिटी बोलते हैं, और ये खाने से संबंधित है। तो उपचयित होने पर जो तेल एवं वसा विकृत गंधी हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो फैट और ऑयल हो जाते हैं वो जो है उपचयित होने पर, जब उन ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो वो रैंसिड हो जाते हैं, विकृत गंधी हो जाते हैं, उनका जो स्वाद और गंध है वो बदल जाता है। खाना जब खराब होता है, सिंपल में समझिए, खाना जब खराब होता है तो उसका मतलब है कि जो हवा में ऑक्सीजन था उससे रिएक्शन हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया वो। और तैलीय और वसायुक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने के पदार्थ प्रतिऑक्सीकारक, जिसको हम जो है एंटीऑक्सीडेंट्स बोलते हैं, उसमें मिलाए जाते हैं। तो तैलीय और वसायुक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने के लिए या ऑक्सीडाइज होने से रोकने के लिए क्या मिलाते हैं? प्रतिऑक्सीकारक या एंटीऑक्सीडेंट। फिर है वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। यानी वायुरोधी जो है खाद्य सामग्री रखने से बर्तनों में, यानी जिसमें हवा ना जा पाए, तो जिनको वायुरोधी बर्तन बोला जा रहा है, तो उसमें खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है, यानी ऑक्सीडेशन स्लो हो जाता है। और आप जो है जानते होंगे कि नाइट्रोजन गैस का जो है निर्माण का, नाइट्रोजन गैस का हम इस्तेमाल करते हैं चिप्स का जो पैकेट होता है, कि चिप्स का उपचयन ना हो सके, चिप्स ऑक्सीडाइज ना हो सके, नमी ना आए उसमें, तो इसलिए हम नाइट्रोजन गैस को जो है हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है। फिर हमारा जो चैप्टर वो समाप्त होता है, और आशा करते हैं कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा। और आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि जो है क्या मैं इस जो सीरीज़ है एनसीईआरटी की, क्या मैं इसको कंटिन्यू करूँ। अगर आपको समझ में आ रहा है अच्छे से तो मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँगा, नहीं फिर और भी सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो आप कमेंट जरूर करिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। चूँकि ये रिकॉर्डेड क्लास है और आपका कमेंट बहुत मायने रखता है, कि अगर आपको समझ में आ रहा है तो मैं और प्रयास से आपके लिए समझाने का प्रयास करूंगा। और आप मेहनत देख पा रहे हैं कि जो है मैंने इसको जो फाइल है क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 1 की, उसको मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है अपने तरीके से कंप्रेस किया, जो चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी उनको हटा दिया है, ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। आइए प्रश्न पे आते हैं जो परीक्षा में पूछे भी गए हैं। और प्रश्न यहाँ पे क्या है? पहला प्रश्न है, ये ध्यान रखना आपको, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो प्रश्न है कि 2PbO + C 2Pb + CO2, तो इसमें कौन सा कथन असत्य है? तो इन्होंने इसमें पूछा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो है पहला है कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे जो है पहली बात है कि सीसा जो है अपचयित हो रहा है। तो यहाँ पे अपचयित का मतलब होता है रिड्यूस होना। तो जो सीसा है अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो PbO है लेड ऑक्साइड है, तो लेड ऑक्साइड जो है यहाँ पे ऑक्सीजन निकल गया, तो ये क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। और कार्बन जो है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो सीसा अपचयित हो रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, तो यह भी जो है गलत हो जाएगा। तो जो आपका यहाँ पे असत्य पूछा था, तो आपका आंसर हो जाएगा A और B। जो यहाँ पे लेड ऑक्साइड है वो जो है रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन कम हो गया है, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। और असत्य बताना था, तो सीसा अपचयित हो रहा है, तो ये गलत हो गया। और कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, तो ये भी गलत हो गया। तो A और B गलत है। अगले प्रश्न पे आते हैं। यह प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षा में, Fe2O3 + 2Al + Al2O3 + 2Fe, ये जो रिएक्शन कैसा है, अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो यहाँ पे आपने देखा कि एल्युमिनियम ने जो है Fe2O3 में से Fe को अलग कर दिया है और Al2O3 का निर्माण कर लिया है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? तो ऐसी अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। और फिर अगला जो प्रश्न पूछा गया था BPSC TRE में, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? तो इसका पहले आप रिएक्शन समझिए कि 2HCl तीसरे प्रश्न का + Fe, ये क्या बनाता है? FeCl2 + H2, तो ये रिएक्शन होता है। तो जो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है
तो यहाँ पे जो है जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसमें जब हम लोह चूर्ण मिलाते हैं यानी आयरन से रिएक्शन कराते हैं तो फेरिक क्लोराइड का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड, जिसको फेरिक क्लोराइड बोल रहे हैं, एक ही बात है, आयरन क्लोराइड बोलें, तो आपका जो आंसर हो जाएगा ए आपका आंसर हो जाएगा। तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। और फिर इसमें एक प्रश्न और भी आगे दिया जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 17, ये आखिरी प्रश्न है, फिर आपका चैप्टर ओवर हो जाएगा। यहाँ पे है कि ऑक्सीजन के योग या ये महत्वपूर्ण नहीं है। तो प्रश्न संख्या 17 है कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर काले रंग का हो जाता है। उस तत्व X का एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। तो यहाँ पे पहले आप रिएक्शन को समझिए। 2Cu + O2 ये बनाता है 2CuO, यानी कॉपर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है। कॉपर ऑक्साइड ब्लैक होता है, काला होता है, और जो कॉपर होता है ये ब्राउन होता है, भूरा होता है। तो जो भूरे रंग का चमकदार तत्व होता है वो ब्राउन यानी कॉपर होता है, और इसको वायु की उपस्थिति में हम जब गर्म करते हैं तो ये कॉपर ऑक्साइड का निर्माण कर लेता है जो कि काले रंग का होता है। तो उम्मीद करते तो आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो जो तत्व X है वो क्या है, कॉपर है, और काले रंग का यौगिक क्या है, कॉपर ऑक्साइड है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में साथियों, और कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कक्षा कैसी लगी, ताकि मैं और मेहनत से जो है आगे की कक्षाएँ आपके लिए ला सकूँ। जय हिंद साथियों।